किंग, उस लड़की के घर के बाहर हमने दो संदिग्ध लोगों को देखा है। इससे पहले कि हम उन्हें पकड़ पाते वह हमारे हाथ से निकल गए। हमने उनकी जानकारी निकालने की कोशिश की, लेकिन फ़िलहाल हमारे हाथ कुछ नहीं लगा। पर मैं इतना यकीन से कह सकता हूँ कि उस लड़की का बैकग्राउंड पूरी तरह से क्लियर नहीं है किंग। या तो कोई उसका बहुत बड़ा दुश्मन है या दोस्त जो उस पर हर वक्त नज़र रखे हुए है। जब तक हम इस बारे में जान नहीं लेते हम उस लड़की पर भरोसा नहीं कर सकते। मेरी मानिए तो आप उस लड़की से दूर ही रहिए। राका की बात सुनकर कृष कुछ पल अपने आप में कुछ विचार करता है। इस वक्त उसके चेहरे के एक्सप्रेशन काफ़ी गंभीर और ख़तरनाक लग रहे थे। कुछ सोचने के बाद उसने राका से कहा, अगर तुम्हारी कही हुई बात सही है राका, और अगर वह कोई स्पाई है तो उस लड़की को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। लेकिन जब तक यह बात कंफर्म नहीं हो जाती उस लड़की को एक खरोंच भी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि इस बात के पूरे चांस हैं कि उस लड़की को खुद भी नहीं पता कि उसका कोई पीछा कर रहा है या मेरा कोई दुश्मन मुझसे बदला लेने के लिए उसका इस्तेमाल करना चाहता है। उस लड़की की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी तुम पर है। 24 घंटे उस पर नज़र रखो और अगर तुम्हें कोई भी बात अनयूजुअल लगे तो तुम मुझे कंफर्म करोगे। इज़ दैट क्लियर? और हाँ, इस बारे में उस लड़की को भनक भी नहीं लगनी चाहिए। ओके किंग, बोलकर राका वहाँ से निकल जाता है। राका के जाने के बाद कृष अपने कमरे में आता है। वह जैसे ही बिस्तर पर बैठता है उसकी नज़र आशी के दुपट्टे पर पड़ती है। कृष ने दुपट्टे को अपने हाथ में लेकर उसे देखते हुए खुद से बोला, अगर तुम्हारी मासूमियत एक छलावा है फायरफ्लाई और तुम कोई स्पाई हो तो तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा, क्योंकि मुझे धोखेबाजों से नफरत है। तुम चीज़ क्या हो यह तो मैं पता लगा कर रहूँगा। बस भगवान से दुआ करो तुम गलत साबित ना हो, वरना मैं खुद नहीं जानता तुम मेरी अंधेरी दुनिया में कहाँ गायब हो जाओगी। अपनी बात कहकर कृष खुद में बहुत बेचैनी महसूस कर रहा था। वह अपनी शर्ट के बटन खोलकर शर्ट सोफे पर फेंककर एक सिगार लेकर बालकनी में खड़ा हो जाता है। इस वक्त आसमान में पूरा चांद था जिसकी रोशनी उसकी बॉडी पर पड़ रही थी। नीली आंखें चांद की रोशनी में चमक रही थीं। चेहरे पर गंभीर एक्सप्रेशन थे। वह सिगार का एक कश लेते हुए अपने आप से बोला, अब तुम्हारे बारे में जानने के लिए मैं और उतावला हूँ फायरफ्लाई। कहते हुए वह अपनी आंखें बंद कर लेता है और उसे आशी का मासूम चेहरा नजर आने लगता है। धीरे धीरे पूरी रात यूं ही बीत जाती है। कृष को पहले से ही नींद ना आने की बीमारी थी, इसलिए नींद तो उसकी आंखों में दूर दूर तक नहीं थी। आशी के करीब रहकर उसे सुकून मिलता था, लेकिन राका की बताई बातों से आज वह सुकून भी खो चुका था। अगली सुबह आशी की नींद पूरी कहीं नहीं हुई थी, लेकिन आज संडे है इसलिए वह थोड़ा देर तक सोई। समर सुबह उठते ही जॉगिंग के लिए चला गया था। वापस आकर उसने ब्रेकफास्ट रेडी किया और तकरीबन 8 बजे आशी को जगाने के लिए उसके कमरे में गया। आशी उठ गई और फ्रेश होकर नीचे डाइनिंग एरिया में ब्रेकफास्ट करने आई। ब्रेकफास्ट करते हुए वह दोनों बातें कर रहे थे, तभी समर ने आशी से पूछा, आशी तेरा कल का दिन कैसा रहा और तुझे यहाँ आकर कैसा लग रहा है? लगभग 1 महीना हो चुका है तुझे अमेरिका आए हुए। आशी ने बताया, सब ठीक है, यहाँ कॉलेज में मेरे कुछ दोस्त भी बने हैं और यहाँ के लोग भी ठीक ठाक हैं। तभी आशी की नज़र घड़ी पर पड़ी और वह चिल्लाते हुए बोली, अरे बाप रे, 9 बज गए। समर के बच्चे, तू मुझे पहले नहीं जगा सकता था? समर हैरान होते हुए बोला, अरे लेकिन क्या बात है, तूने मुझे बताया ही नहीं कि तुझे जल्दी उठना है। आशी जल्दी से कमरे की तरफ भागते हुए बोली, अरे मुझे जल्दी से रेडी होना है। मैंने पार्ट टाइम जॉब के लिए एक कॉफ़ी शॉप में बात की थी और आज मेरा पहला दिन है।
इतना कहकर आशी जल्दी से कमरे में गई और अच्छे से रेडी होकर नीचे आई। समर हाल में क्लीनिंग कर रहा था। उसकी नज़र जब आशी पर पड़ी तो वह उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोला, आशी, तू जॉब के लिए जा रही है या डेट के लिए? तू इन कपड़ों में जॉब पर जाएगी? समर की बात सुनकर आशी ने खुद को देखा और मुंह बनाते हुए कहा, हाँ, मैं इन्हीं कपड़ों में जॉब पर जाऊंगी। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या? समर ने मुस्कुराते हुए बताया, इन कपड़ों को देखकर ऐसा लग रहा है कि तू अपनी सहेली की एंगेजमेंट पार्टी में जा रही है। दरअसल आशी ने इस वक्त पीले रंग का अनारकली सूट पहना था और हमेशा की तरह बालों की फ्रेंच चोटी और चेहरे पर बिखरे हुए कुछ लटें, माथे पर बिंदी, हाथों में चूड़ियाँ और चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी। समर की बात सुनकर आशी मुंह बनाते हुए बोली, अरे लेकिन मैं जॉब पर जा रही हूँ, वहाँ अच्छा लगना भी तो ज़रूरी है ना? आशी की मासूमियत देखकर समर हंसते हुए बोला, आशी, यह हमारा इंडिया नहीं है, अमेरिका है। कम से कम तू जीन्स टॉप तो पहनकर तुझे ज़्यादा कंफर्टेबल लगे रहेगा। जीन्स का नाम सुनकर आशी मुंह बनाते हुए बोली, चाहे इंडिया हो या अमेरिका, जो बात इंडियन कपड़ों में है वह अंग्रेज़ी कपड़ों में कहाँ। मुझे तो यही पसंद है, इसलिए मैं यही पहन कर जाऊँगी। फ़िलहाल मैं चलती हूँ, पहले दिन लेट नहीं होना मुझे, कहकर आशी जल्दी से फ्लैट से बाहर निकल गई और बस स्टैंड पर आकर बस का वेट करने लगी। थोड़ी ही देर में आशी कॉफ़ी शॉप पर पहुंच गई, जहां उसने दिन भर बहुत अच्छे से काम किया। कार्तिक ने पर्सनली उसे कॉफ़ी बनाना और सर्व करना सिखाया। उसने अपनी कॉफ़ी शॉप की ऑफिशियल ड्रेस के रूप में आशी को सिर्फ एप्रन दी थी, क्योंकि आशी ने उसे बताया था कि वह वेस्टर्न ड्रेस नहीं पहनेगी और कार्तिक को भी उससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। शाम को छुट्टी के वक्त कार्तिक ने उसे घंटे के हिसाब से पैसे दिए। यह आशी की मेहनत की पहली कमाई थी, जिसे लेकर आशी बहुत खुश थी। कार्तिक ने आशी को 8 घंटे के $25 दिए थे। आशी ने इन पैसों को जब इंडियन रुपए में कैलकुलेट किया तो वह 2000 रुपये थे, जो देखकर वह बहुत खुश थी, क्योंकि यह उसके लिए बहुत बड़ी रकम थी। भैया, कल मेरा कॉलेज है, इसलिए कल मैं थोड़ा देर से आऊँगी। यह मेरी लाइफ की पहली कमाई है, इसलिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। आशी खुशी खुशी कार्तिक का धन्यवाद करके वहाँ से निकल गई। उसके चेहरे की मुस्कान देखकर कार्तिक भी खुश था। आशी काफ़ी शॉप से निकलकर बस स्टैंड की तरफ चल देती है। इस वक्त शाम के लगभग 7 बज रहे थे। थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो गया था, लेकिन अमेरिका में चारों तरफ से लाइट जल रही थी, इसलिए दिन और रात में कोई फ़र्क ही नहीं था। इस वक्त आसमान में काले बादलों ने डेरा जमा लिया था, बिजली कड़क रही थी और ठंडी हवा चल रही थी। इस मौसम को देखकर साफ बताया जा सकता था कि थोड़ी ही देर में बारिश होने वाली है। आशी की बस आने में अभी टाइम है। आशी बस स्टैंड पर बैठकर सोच ही रही थी कि उसे इन पैसों को कैसे खर्च करना है। इस वक्त बस स्टैंड पर कुछ बच्चे भी थे जो शायद अपनी कोचिंग पूरी करके अपने घर की तरफ जा रहे थे। तभी वहाँ बारिश होने लगती है। आशी बहुत खुश थी और ऐसे में बारिश होना उसे और खुश कर रहा था। आशी को बचपन से ही बारिश बहुत पसंद थी। वह बिना इधर उधर देखे तुरंत बारिश में भाग गई और सड़क के किनारे बारिश में भीगने लगी। वह बाहें फैलाकर बारिश की बूंद को अपने चेहरे पर महसूस करने लगी और वहाँ बैकग्राउंड में एक गाना बजने लगा। आशी यह गाना सुनकर झूम उठी, मानो यह गाना उसके लिए ही बज रहा हो। वह कभी अपने बालों को छूते हुए, कभी अपने आंचल को उड़ाते हुए और कभी अपनी आँखों से इशारे करते हुए मस्ती में नाचने लगी। वह बेफिक्र होकर अपनी खुशी को जाहिर कर रही थी। वह नाच नहीं रही थी, जबकि आशी डांस करने में बहुत ही अच्छी थी। वह बारिश में सिर्फ मस्ती कर रही थी और बहुत ही क्यूट और मासूम लग रही थी।
वह पानी में उछल उछल के एंजॉय कर रही थी। उसके दिल की खुशी उसके चेहरे को देखकर ही बयां हो रही थी। आशी को मस्ती करता देख उसके आसपास बैठे बच्चे भी उसे ज्वाइन कर लेते हैं और आशी बच्चों के साथ बच्ची बनकर नाचने लगती है। आशी अपने आसपास के बच्चों को गोल गोल घुमाते हुए डांस कर रही थी। आसपास की पब्लिक भी आशी को देखकर रुक जा चुकी थी। कुछ लोगों ने तो उसे ज्वाइन भी कर लिया था। अब वहाँ का माहौल बहुत ही लाइट और खुशहाल हो गया था। जो लोग थक कर हार कर अपने ऑफिस से घर जा रहे थे, वह लोग भी खुद को रिफ्रेश फील कर रहे थे। आशी इस बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती कि सड़क से अपोजिट साइड एक रेड फरारी खड़ी है जिसमें एक हैंडसम सा लड़का ना जाने कब से उसे निहार रहा है। उस लड़के की ब्राउन आइज़ हैं, गोरा रंग है, आँखों तक आते हुए काले बाल, 6 पैक्स एब और हाइट 6 फीट। देखने में बहुत ही ज़्यादा हैंडसम, अट्रैक्टिव और ड्रेसिंग है। आँखों पर ब्लैक शेड्स, 3 पीस सूट और एक्सपेंसिव वॉच, साथ ही साथ चेहरे पर ढेर सारा एटीट्यूड। उस लड़के के चेहरे पर एक मिस्टीरियस स्माइल है और वह भी पलकें झपकाए बगैर एक टक सिर्फ आशी को देख रहा है। वह चाहकर भी आशी से अपनी नज़र नहीं हटा पा रहा था। देखते ही देखते वह इंसान अपनी कार से निकलकर सड़क पार करते हुए आशी की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है और इस बात से अनजान आशी अपनी मस्ती में झूम रही है। गाना खत्म होते ही आशी उन बच्चों के साथ उछल उछल कर जोर जोर से ताली बजाने लगती है। उसके गालों पर पड़ने वाले डिंपल उसे बहुत ही ज़्यादा क्यूट बना रहे थे। उधर दूसरी तरफ वह लड़का मदहोशी में आशी की तरफ बढ़ता जा रहा था कि अचानक उसके आगे से एक बस निकली। उस बस के जाते ही वह अपने कदम दोबारा आशी की तरफ बढ़ाता है, लेकिन वह देखता है वहाँ आशी नहीं है। वह परेशानी से अपनी नज़र घुमाकर इधर उधर देखने लगता है, लेकिन उसे आशी कहीं नज़र नहीं आ रही थी। वह पास में खड़े एक बच्चे से पूछता है, तुम्हारे साथ वह जो लड़की डांस कर रही थी वह कहाँ गई? बच्चा जवाब देता है, वह तो अभी अभी बस पकड़कर चली गई। क्या चली गई? लेकिन कहाँ? वह तो मुझे नहीं पता। इतना कहकर वह बच्चा वहाँ से भाग जाता है। वह हैंडसम लड़का अपने बालों में हाथ फेरते हुए बोला, कौन हो तुम मिस क्यूटी? आज हमारी मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन बहुत जल्द होगी। कहते हुए वह लड़का अपने मोबाइल से किसी को कॉल करता है। हेलो लकी, मुझे एक लड़की की डिटेल चाहिए। नाम पता कुछ नहीं मालूम, बस इस वक्त हाईवे 89 पर खड़ी थी। जल्द से जल्द पता लगाओ। फिर वह फ़ोन कट करके मोबाइल वापस पॉकेट में रखते हुए अपने आप से कहता है, अब तुम मेरी पहुंच से ज़्यादा दूर नहीं हो मिस क्यूटी। आखिर कौन है यह लड़का और क्यों ढूंढ रहा है यह आशी को? इस नए किरदार के साथ यह कहानी एक नया मोड़ लेने जा रही है दोस्तों। आइए सुनते हैं। बारिश होने के कारण अमेरिका की सड़कों पर ट्रैफिक हो गया, जिसके कारण आशी रात को 9 बजे घर पहुंची। घर आकर वह अपने कमरे में गई और कपड़े चेंज करके फ्रेश होकर नाइट ड्रेस में धोती स्टाइल सलवार और एक लॉन्ग टी शर्ट पहन ली। आशी के बाल गीले थे, इसलिए उसने खुला ही छोड़ दिए थे। आशी कुछ डिनर बनाने के लिए नीचे रसोई में आज आई तो वहाँ डिनर पहले से ही रेडी था और उस पर एक नोट चिपका हुआ था, मेरा प्यारा आशू, आज पहली बार जॉब पर गया था इसलिए थक गया होगा। डिनर रेडी है, खाकर आराम करो। मैं अपने कॉलेज प्रोजेक्ट के सिलसिले में अपने कुछ दोस्तों के पास जा रहा हूँ। इस नोट को पढ़कर आशी के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। वह रसोई के स्लैब पर भी बैठकर खाना खाने लगी और मुस्कुराते हुए अपने आप से बोली, यह समर कितना अच्छा है। भगवान ऐसा दोस्त सबको दे, लेकिन सबसे पहले मुझे दे। थैंक यू समर। आशी ने खाना खाकर सभी बर्तन धो लिए और अपने कमरे में सोने चली गई। इस वक्त रात के लगभग 10:30 बज रहे थे।
आशी कमरे में आकर दरवाज़ा लॉक करके जैसे ही सोने के लिए गई, अचानक उसके दिल में कृष का ख्याल आया। आशी ने अपने आप से कहा, वह चोर रोज़ कमरे में कैसे आ जाता है, कैसे कमरे का लॉक तो ठीक है। कहते हुए आशी बार बार लॉक चेक कर रही थी। लॉक तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन वह कमरे में आ कैसे जाता है? कहीं वह कोई भूत तो नहीं? अरे मैं भी कैसी बातें कर रही हूँ, वह इंसान ही है, बेकार कहीं का, कहीं आज फिर ना आ जाए। आशी यूं ही डरते हुए बिस्तर पर लेटे जाती है और थकान के कारण उसे कब नींद आ जाती है उसे पता ही नहीं चलता। आज रात कृष किसी से मिलने नहीं आया क्योंकि उसे अपनी माफिया डीलिंग के लिए कहीं जाना था, लेकिन रह रहकर उसके दिल में बार बार आशी का ख्याल आ रहा था, जिसे याद करके वह बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहा था। वह चाहकर भी अपने काम पर ध्यान नहीं लगा पा रहा था। बस किसी तरह यह रात बीत गई। अगली सुबह आशी उठकर फ्रेश होती है और कृष्ण जी की आरती करने के बाद जल्दी से ब्रेकफास्ट तैयार करके खुद ब्रेकफास्ट कर लेती है। समर रात को देर से आया था, इसलिए आशी ने उसे जगाना ठीक नहीं समझा। समर आशी के कॉलेज में उसका सीनियर है, लेकिन उसके लेक्चर 2 घंटे बाद शुरू होते हैं, इसलिए वह कुछ देर आराम कर रहा था। आशी उसे डिस्टर्ब किए बिना पूरी तरह रेडी होकर अपने कॉलेज के लिए निकल गई। आज आशी ने लाइट ब्लू कलर का सूट और येलो कलर का पटियाला पहन रखा था, साथ में दुपट्टा और बालों को खुला छोड़कर रखा था। कानों में झुमके, हाथों में छनकती चूड़ियाँ, हमेशा की तरह वह फुल इंडियन ट्रेडिशनल ड्रेस पहनकर कॉलेज गई। उस पटियाला सूट में वह बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी। कॉलेज के में गेट से एंटर करके आशी अपनी क्लास की तरफ जा रही थी। उसके हाथों में कुछ असाइनमेंट थे जिन्हें सबमिट करना था। आशी उन पेपर्स को काउंट कर रही थी ताकि कोई कमी न रह जाए। उसका पूरा ध्यान पेपर में था। वह धीरे सीधे रास्ते चल रही थी कि तभी अचानक वह किसी से टकरा गई और उसके पेपर ज़मीन पर बिखर गए। टकराने के कारण उसके माथे पर से थोड़ी चोट लग गई, क्योंकि वह जिस इंसान से टकराई थी वह काफ़ी हट्टा कट्टा था। अंधे हो क्या, दिखाई नहीं देता मेरे पेपर? कहते हुए आशी अपने सबर को सहलाते हुए जल्दी से पेपर उठाने लगी। रात की बारिश के कारण कॉलेज का ग्राउंड गीला था, इसलिए आशी जल्दी जल्दी पेपर बटोरते हुए और सामने वाले इंसान को देखे बिना डांट कर बोली, आँखों की जगह चेहरे पर बटन चिपका रखे हैं क्या? जरा देख कर चला करो, सारे पेपर खराब कर दिए, गई मेरी मेहनत पानी में। कहते हुए आशी ने रोनी सी सूरत बनाकर मुंह बना लिया। इस वक्त आशी बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही थी। सामने खड़ा इंसान तो बस आशी की क्यूटनेस को ही देख रहा था। वह चाहकर भी अपनी नज़र आशी से नहीं हटा पा रहा था। लेकिन फिर आशी को परेशान देखकर वह बोला, क्या तुम ठीक हो? तुम्हारे पेपर खराब हो गए हैं क्या? क्या बेकार का सवाल है, फर्श गीला है तो पेपर तो खराब होंगे ही ना। देख कर चला करो बेवकूफ़ कहीं के। कहते हुए आशी ने जैसा कि अपनी नज़र उठाकर देखा, वह हैरान रह गई। उसके सामने एक बहुत ही हैंडसम पर्सनैलिटी वाला लड़का 6 फुट का इंसान था। गोरा रंग, भूरी आंखें और चेहरे पर बहुत सारा एटीट्यूड। ब्लैक शर्ट और ब्लैक पैंट में वह किसी मॉडल की तरह लग रहा था। उसके पीछे ब्लैक सूट पहने लगभग 4-5 बॉडीगार्ड भी थे। उस लड़के का ऑरा देखकर ही पता चल रहा था कि वह कोई बहुत अमीर शख्स है। आशी कुछ पल के लिए तो उसे निहारती रह गई और वह इंसान भी आशी को ही देख रहा था। लेकिन अगले ही पल आशी ने खुद को संभाला और वहाँ से जाने लगी। तभी वह इंसान उसे पीछे से आवाज़ देते हुए बोला, तुम्हारा नाम क्या है और कौन सी क्लास में हो तुम? उस इंसान की बात सुनकर आशी बिना पीछे मुड़े जवाब देती है, नाम जानकर क्या करोगे? जिस पर वह इंसान एटीट्यूड के साथ बोला,
मेरे कारण तुम्हारा असाइनमेंट खराब हुआ है, अपना नाम बताओ ताकि मैं प्रोफेसर से बात कर सकूं। नो थैंक्स, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, कह के आसी दूर से जाते हुए जोश और कैथी को देखकर उनके पास चली गई। वह इंसान आसी का एटीट्यूड देखकर हैरान था, क्योंकि आज तक किसी ने भी उसे इस तरह से इग्नोर नहीं किया था। यह बात कहीं ना कहीं उसके ईगो पर लग गई। वह अपनी आंखों से ब्लैक शेड्स हटाते हुए आसी को देखते हुए बोला, कब तक भागोगी मुझसे मिस क्यूटी? आई लाइक योर एटीट्यूड। अब तुम्हें सेट करने में और भी मज़ा आएगा। यह कहते हुए उसके चेहरे पर मिस्टीरियस स्माइल थी। उसने अपनी पॉकेट से मोबाइल निकालकर किसी को कॉल किया। लकी, उस लड़की के बारे में पता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज मुझे उसके बारे में सब पता चल जाएगा। कहते हुए उसने फ़ोन कट कर दिया और वहाँ से चला गया। इधर आसी जोश और कैथी के पास आई और उन्हें देखकर परेशान हो गई। जोश और कैथी के चेहरे पर थोड़ी बहुत खरोंच लगी थी और उनकी बॉडी पर जगह जगह बैंडेज लगी हुई थी। तभी वहाँ नताशा भी उन लोगों के पास आई। वह परेशान होकर जोश और कैथी को देखते हुए बोली, अरे जोश, कैथी, यह क्या हुआ? तुम लोगों को यह चोटें कैसे और कहाँ से लगी? कैथी ने जवाब दिया, अरे क्या बताऊं यार, सैटरडे नाइट लेट नाइट पार्टी में से और जोश वापस आ रहे थे, तभी एक ट्रक ओवरटेक करते हुए हमारे बहुत पास से गुजरा। उससे बचने के लिए जोश ने अपनी बाइक साइड में घुमा दी और बाइक डिसबैलेंस हो गई। वह तो अच्छा हुआ उस वक्त हाईवे पर ज़्यादा गाड़ी नहीं थी, इसलिए हम लोगों को छोटी मोटी चोट ही लगी। भगवान का लाख लाख शुक्र है तुम दोनों को कुछ नहीं हुआ। ठीक है जोश, तुम लोग अपना ख्याल रखना, नताशा ने कहा। आसी भी खड़े होकर उन लोगों की बातों को सुनकर गिल्ट महसूस कर रही थी, क्योंकि वह जानती थी कि यह कोई नॉर्मल दुर्घटना नहीं है, बल्कि कृष्ण ने यह जानबूझकर करवाया था। कहीं ना कहीं आसी इस सब का जिम्मेदार अपने आप को समझने लगी थी। अब उसे कृष्ण को याद करके बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिलहाल वह कुछ नहीं कह सकती थी। खैर, बात करते करते वह लोग क्लासरूम में आ चुके थे और प्रोफेसर आकर क्लासरूम में लेक्चर ले रहे थे। तभी लेक्चर के बीच क्लास में कोई इंसान बड़े ही एटीट्यूड के साथ दाखिल हुआ। उस इंसान का ऑरा ही इतना भयंकर था कि प्रोफेसर भी कुछ नहीं कह पाए, बल्कि उस इंसान को देखकर प्रोफेसर के माथे का पसीना आने लगा, जिसे वह अपने रूमाल से पोंछने लगे। उस इंसान को क्लासरूम में आने के लिए किसी की भी परमिशन की ज़रूरत नहीं थी, बल्कि उसे देखकर सभी रिस्पेक्ट के साथ खड़े हो गए। यह देखकर आसी हैरान थी, आखिर यह इंसान है कौन जिसे देखकर हर कोई इसके साथ सम्मान में खड़ा हो गया। जोश और कैथी भी जल्दी से खड़े होते हुए नताशा और आशी को साथ में खड़े होने का इशारा करने लगे, लेकिन नताशा और आशी इस बात को समझ नहीं पा रहे थे कि वह क्यों इस इंसान के लिए खड़े हो रहे हैं। दोनों ने परेशान होते हुए एक साथ पूछा, अरे लेकिन यह है कौन? जोश ने जल्दी से आशी का हाथ पकड़ा और कैथी ने नताशा का, और दोनों को खड़ा करते हुए वह धीरे से बोले, अरे अगर अपनी भलाई चाहती हो तो जल्दी खड़ी हो जाओ और ज़्यादा सवाल मत पूछो। अब उन दोनों के पास भी कोई चारा नहीं था, इसलिए वह दोनों भी खड़ी हो गईं। अपने क्लासरूम में अपने लिए इतनी रिस्पेक्ट और सभी स्टूडेंट के दिल में अपना डर देखकर वह इंसान मन ही मन खुश हो रहा था। उसने अपने चेहरे पर कातिल मुस्कान के साथ क्लासरूम के अंदर कदम बढ़ा दिए और धीरे धीरे आशी की तरफ आने लगा। आशी उस इंसान को देखकर हैरान थी। यह वही इंसान था जिससे थोड़ी देर पहले आशी टकराई थी। आशी उसे हैरानी से आंखें बड़ी करके देखने लगी। वह इंसान भी आशी के कंफ्यूज चेहरे को देखकर मन ही मन मुस्कुरा रहा था। आशी ने देखा कि वह
उसकी तरफ ही आ रहा है, लेकिन तभी वह इंसान आसी के सामने से गुजर जाता है। उसके पीछे वाली बेंच पर जाकर बैठ गया। उसके बैठते ही सभी स्टूडेंट धीरे धीरे बैठने लगे और प्रोफेसर ने अपना लेक्चर शुरू किया। लेक्चर के बीच बार बार आसी के मन में यही आ रहा था कि यह इंसान आखिर है कौन, जिसके लिए सभी ने अपनी सीट छोड़ दी और प्रोफेसर भी डर गए। वहीं दूसरी तरफ वह इंसान टेबल पर अपने दोनों पैरों को फैलाकर पीछे की तरफ होते हुए अपने दोनों हाथों को सर के पीछे लगाकर बड़े ही एटीट्यूड के साथ बैठा हुआ था, मानो वह वहाँ का गुंडा हो। उसके पैरों में लेदर शूज़ ब्लैक बोर्ड की तरफ थे। वह सब देखने के बाद भी प्रोफेसर की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह उस इंसान को टोक सके। उस इंसान का यहाँ रहना पूरी क्लासरूम को डिस्टर्ब कर रहा था, लेकिन फिर भी कोई उसे कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। वह अपने दोनों पैरों के बीच से सिर्फ आसी को ही देख रहा था, क्योंकि वह आसी के पीछे ही बैठा था। आसी को इस बात का एहसास नहीं था। उस लड़के की नज़र बार बार आसी के बालों को निहार रही थी। फिर उसकी नज़र आसी के झुमकों पर गई। हाथों में पहनी हुई चूड़ियों ने जब उसका ध्यान खींचा तो धीरे धीरे उसकी नज़र आसी की पीठ से होते हुए उसकी कमर पर गई। आसी की बॉडी के कर्व्स को देखकर वह ठंडी आहें भरने लगा। देखते ही देखते लेक्चर ख़त्म हो गया और प्रोफेसर ने सभी स्टूडेंट्स को असाइनमेंट जमा करने के लिए कहा। असाइनमेंट का नाम सुनकर आसी परेशान हो गई, क्योंकि उसका असाइनमेंट ख़राब हो चुका था। नंबर आने पर आसी ने प्रोफेसर को बताया कि उसका असाइनमेंट ख़राब हो चुका है, लेकिन प्रोफेसर को यह लगा कि आसी बहाना बना रही है। इसलिए उन्होंने उसे डांटते हुए लहजे में कहा, मिस आसी, आप इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हैं? आप एक स्कॉलरशिप स्टूडेंट हैं, आपको पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, फालतू के बहाने बनाने पर नहीं। अब आपको कल डबल असाइनमेंट बनाकर लेकर आना है, क्योंकि मुझे झूठ बोलने वाले लोगों से सख्त नफरत है। लेकिन सर, मैं झूठ नहीं बोल रही। आसी आगे कुछ कह पाती कि उससे पहले ही प्रोफेसर ने उसकी बात काट के कुछ कहना चाहा। इतने में प्रोफेसर की बात काटते हुए एक कर्कश आवाज़ उस क्लासरूम में गूंज गई, बस बहुत हो गया प्रोफेसर, यह सच बोल रही है। वह असाइनमेंट बनाकर लाई थी, लेकिन मैंने ख़राब कर दिया। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे बात करो। इस आवाज़ को सुनते ही प्रोफेसर के माथे से पसीना टपकने लगा और वह कांपती हुई सी आवाज़ में बोला, आई एम सॉरी मिस्टर खन्ना, मुझे पता नहीं था। मिस आसी, आई एम सॉरी, रियली वेरी सॉरी। आपको दूसरा असाइनमेंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। प्रोफेसर की बात सुनकर आसी हैरान थी। वह उस लड़के की तरफ हैरानी से देख रही थी और सोच रही थी, आखिर यह लड़का चीज़ क्या है जिससे पूरी क्लास तो क्या प्रोफेसर भी इतना डर रहे हैं। आसी अभी इस सोच में ही डूबी हुई थी कि वह इंसान खड़ा होकर धीरे से आसी की तरफ आने लगा। न जाने क्यों उस इंसान की ओर से आसी को कुछ नेगेटिव वाइब आ रही थी। उसे अपनी ओर आता देखकर आसी बिना इधर उधर देख झट से क्लासरूम से निकल गई। आसी के साथ नताशा, कैथी और जॉस भी निकल गए। फिर कुछ देर बाद सभी कैंटीन एरिया में बैठे थे। तभी उन लोगों को समर और अथर्व ने भी ज्वाइन कर लिया, क्योंकि यह सब के ब्रेक का टाइम था। आसी ने जॉश और कैथी से पूछा, कैथी यार, वह कौन था जिसे देखकर प्रोफेसर इतना डर रहे थे और तुम सब लोग भी डर के मारे खड़े हो गए थे? न जाने क्यों वह इंसान मुझे बहुत अजीब लग रहा था। तभी समर और अथर्व हैरान होते हुए एक साथ बोले, तुम किसकी बात कर रही हो? कैथी ने उन दोनों को देखते हुए बताया, और कौन हो सकता है, युवान खन्ना। व्हाट? युवान खन्ना वापस कॉलेज आ गया? अथर्व ने शौक होते हुए कहा। उसका चेहरा इस तरह पीला पड़ गया
मानो उसने कोई भूत देख लिया हो। आखिर कौन है युवान खन्ना और वह आशी से क्या चाहता है? दोस्तों, आगे की कहानी पढ़ने और सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले एपिसोड के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, कहानी आप लोगों को कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।